अकाउंटेंसी में सबसे ज़्यादा हाईली वेटेज टॉपिक कौन सा रहता है बच्चों का? कौन सा हाईली वेटेज टॉपिक रहा और इसके अलावा कैसे पढ़ना चाहिए इस सब्जेक्ट को? ओवरऑल आपकी स्टडीज़ में एनसीईआरटी होना अवेलेबल मतलब मैंडेटरी है। एमसीक्यू कब लगाने चाहिए बच्चों को? जो चीज़ बहुत इजीली हो सकती थी उसको वो अपने आप ही टिपिकल बना लेते हैं। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको लेकर एनटीए को बेवफा माना गया है, बोर्ड एग्जामिनेशन और सीयूटी एग्जामिनेशन दोनों की प्रिपरेशन बच्चा एक साथ करना चाहता है, लेकिन बच्चे को इनके अंदर अंतर नहीं पता होता है। जहाँ पे आपको ये पता होता है कि या तो मेरा सिलेक्शन होगा या तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो अपने आप वहाँ पर आपकी बहुत सारी परेशानियां बढ़ जाती हैं। भाई क्लास 12th वाले स्टूडेंट को जब ग्रेजुएशन कोर्स करना होता था तो उसको अलग अलग यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस देने होते थे या फिर उसका क्लास 12th के स्कोर के बेस पर एडमिशन हो रहा होता था। अब इससे हर एक बच्चे को परेशानियों का सामना करना पड़ता था या फिर उसके क्लास 12th के स्कोर के बेस पर एडमिशन होने की वजह से बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। तो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में एक ऐसा एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस कर दिया जिसके स्कोर के बेस पर हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना मैंडेटरी हो गया और इस एग्जामिनेशन को 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया। मैं बात कर रहे हैं सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन की। और अगर आप एक कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, चाहे 2026 हो या 2027 हो, तो आपको ऐसी कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी होंगी। और इसके अलावा वी हैव द कॉमर्स एक्सपर्ट विद अस जो कि मेहताब आलम सर है। हाय सर, वेलकम टू दी पॉडकास्ट। तो बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चंस हैं, आई हैव सम लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। बहुत सारे बच्चों ने डाउट हैं बच्चों के जो कि अभी क्लास 12 में रहते हुए बच्चे पूछ रहे हैं कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड। अच्छा सर, यहाँ पर सीधा सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। तो इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, ये 3 सब्जेक्ट हैं मेजर अगर हम क्लास 12 कॉमर्स स्टूडेंट की बात करें। तो अभी 2025 तक आते आते क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिले हैं, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम अकाउंटेंसी उठा लेते हैं। तो अकाउंटेंसी में क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिले हैं? सो सर बेसिकली अगर हम बात करें कि ओवरऑल स्ट्रीम की, सबसे पहले अगर मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक जाने से पहले हम अगर स्ट्रीम की बात करें, सो एक थॉट बच्चों का चेंज हो चुका है। यानी कि पहले बच्चे बहुत लोग सोचते थे, सारे स्टूडेंट्स की बोर्ड्स के साथ में हम लोग अपने सीयूटी को प्रिपेयर कर लेंगे एंड लगभग वो सिमिलर ही होता है। बट मैं यहाँ पर डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि 2025 के एग्जामिनेशन के बाद सारे एस्पिरेंट का ये वाला थॉट चेंज हो जाने वाला है। बिकॉज यहाँ पर अब बोर्ड से बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं, एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है और एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन अब जो पूछी जा रही है, जैसे कि आप नीट और आईटी के एग्जामिनेशन में देखते हैं कि बहुत कोर एरिया से क्वेश्चंस निकल के आते हैं, वैसे ही क्वेश्चंस कुछ यहाँ पर सीयूटी में देखने को मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली कुछ थॉट प्रोसेस जो है बच्चों का वो चेंज हो रहा है एंड ये बहुत मेजर चेंज है क्योंकि 2022, 2023, 24 में लगभग सिमिलर पैटर्न था। बट 2025 की अगर बात करें तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो अकाउंटेंसी के अंदर स्पेशली क्या चेंज रहे, पहला सवाल। दूसरा ये भी आंसर दीजिएगा कि अकाउंटेंसी में सबसे ज़्यादा हाईली वेटेज टॉपिक कौन सा रहता है बच्चों का? सो बेसिकली कुछ साल पहले सर मुझे एक बात याद आ रही है कि वहाँ पे ये बोला जाता था कि यार अकाउंटेंसी में कैलकुलेटर देना चाहिए एंड कैलकुलेटर के बिना 60 मिनट में 50 क्वेश्चन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बच्चों को शायद दिया जाता है। वो बोर्ड्स में दिया जाता था। तो सीयूटी में डिमांड थी बहुत सारे बच्चों की कि कैलकुलेटर दिया जाए। तो एनटी ने वैसा कुछ तो नहीं किया, बट डेफिनेटली उन्होंने एक मेजर चीज़ें देखी यहाँ पर देखने के लिए मिली हैं कि इस बार वो क्वेश्चंस को थ्योरेटिकल पोर्शन में पूछ रहे थे। यानी कि जो आपके प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट होते हैं, जहाँ पे आपके सीक्वेंस वाइज क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि अगर कोई चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है और उसके 5 स्टेप हैं तो उन 5 स्टेप को वो करवा नहीं रहे, मतलब वो आपको कैलकुलेट नहीं करवा रहे, बट वो 5 स्टेप का जो सीक्वेंस है वो आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है और उसको आपको आंसर करना पड़ रहा है। तो डेफिनेटली एक ऐसी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है कि थ्योरेटिकल पोर्शन में पेपर को डिफिकल्ट कैसे बनाया जाएगा और ये अकाउंटेंसी 2026-27 में भी देखने को मिलेगा। मिक्स ऑफ थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। यस, वी कैन से दैट सर कि मोर ओवर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं एंड कॉन्सेप्चुअल का मतलब मेरा यही है कि वहाँ पर आपको सॉल्यूशन नहीं करना है, मतलब कैलकुलेशंस कम करनी है, बट आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। इसके अलावा हाईली वेटेज टॉपिक कौन सा रहा है अकाउंटेंसी के अंदर? सो इस बार जो सर देखने के लिए मिला, शेयर से काफ़ी क्वेश्चंस मिल रहे हैं। जैसे हर बार हम हमेशा बोलते हैं कि केस स्टडीज़ आ रही हैं एंड 2 केस स्टडीज़ थी। तो ओवरऑल जितनी शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुए तो काफ़ी 4 से 5 चैप्टर उन्होंने यूज़ किए केस स्टडी डेवलप करने के लिए। बट अगर हम बात करें कि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस केस स्टडी के देखने मिले वो शेयर से देखने मिले एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा चैप्टर था जिसमें हर दूसरी शिफ्ट के अंदर वहाँ पे केस स्टडी दिख रही थी। तो सर जैसे बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर 5 क्वेश्चन अगर एक केस स्टडी से आ रहे हैं एंड 5 क्वेश्चन जैसे कि 25 नंबर तो यहीं से हो जाते हैं एंड इसके अलावा भी 2 से 3 क्वेश्चन थ्योरेटिकल आ जाते हैं, जिसको मिला दिया जाए तो अराउंड 35 to 40 मार्क्स का अगर किसी सिंगल चैप्टर से अगर आ जाता है तो ऑब्वियस उसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि एक बेस हो जाता है कि इस चैप्टर को हमें किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। अच्छा, बिजनेस स्टडीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों के लिए जो कि काफ़ी थियोरेटिकल होता है। किसी बच्चे को या तो बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ने में या फिर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। तो इसमें क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिले, कौन सा हाईली वेटेज टॉपिक रहा और इसके अलावा कैसे पढ़ना चाहिए इस सब्जेक्ट को?
सर तो बेसिकली मैं ये वाले क्वेश्चन का वेट कर रहा था एंड इसमें इसलिए वेट कर रहा था क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक इनपुट था जो मुझे बच्चों के साथ शेयर करना था एंड वो ये था कि इस बार कई बच्चों से मैंने बात जब की तो उनसे मुझे पता चला कि जब किसी बच्चे का सेम डे पे तीनों एग्जाम थे तो ऑल दो जब तीनों एग्जाम यानी 180 मिनट्स के अंदर अगर तीनों एग्जाम अटेम्प्ट करने सो वहाँ पर बिजनेस स्टडीज़ को बहुत इजी दिया गया। यानी बिजनेस स्टडीज़ के जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ज़्यादा इजी लग रहे थे एंड कहीं ना कहीं सीधे इधर डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस हो गए या डायरेक्टली हम बोलेंगे जो पैसेज वगैरह आ रहे थे वो बहुत ईजी थे। और सेम साइड पर जिस टाइम पर किसी बच्चे के सिर्फ 2 एग्जाम है जहाँ पे सिर्फ अकाउंट्स या बिजनेस है तो वहाँ पे बिजनेस टफ आ रहा है। तो ऑल दो एनटी ने जो पैटर्न सेट किया है उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि यार ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पे आपको तीनों एग्जाम साथ में आते हैं वहाँ पे बिजनेस स्टडीज़ में काफ़ी ज़्यादा आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है। और अगर बात की जाए प्रिपरेशन को लेकर के कि बिजनेस स्टडीज़ का प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए सो ऑल्दो क्योंकि बिजनेस जब हम बोर्ड्स के लिए पढ़ते हैं तो ऑब्वियस है सारे ही टॉपिक से फैमिलियर हो जाते हैं बट जब एनसीईआरटी को ही हम पिक करेंगे अपने सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑथर्स के नाम आना जो कि बोर्ड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती और हम ऑथर्स वगैरह के नाम नहीं पढ़ते कि कोई डेफिनेशन किस ऑथर ने दी है। तो इस बार कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन वो ऑथर वाले थे। तो ओवरऑल आपकी स्टडीज़ में एनसीईआरटी होना मतलब मैंडेटरी है। अगर आप एनसीईआरटी को अवॉइड करते हैं डेफिनेटली आप सीयूटी के अंदर स्ट्रगल करोगे। स्टार्ट कैसे करी जाए बिजनेस स्टडीज़ की प्रिपरेशन? सर मेरा ये मानना है कि यहाँ पर बच्चे अगर यहाँ पर ये सोचते हैं कि साल के एंड में हम एनसीईआरटी को कवर करेंगे तो डेफिनेटली जो चीज़ बहुत ईजिली हो सकती थी उसको वो अपने आप ही टिपिकल बना लेते हैं। सो जो जुलाई अगस्त से जो आपका स्टार्ट होता है आपका लाइक स्कूलिंग स्टार्ट हो जाती है एंड स्कूलिंग के बाद जो एग्जामिनेशन वगैरह होते हैं तो आप एनसीईआरटी को जुलाई और अगस्त में फिट कर दो अपनी प्रिपरेशन जर्नी के अंदर। यानी अगर आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका चैप्टर कंप्लीट तभी माना जाएगा जब आप एनसीईआरटी को लास्ट में रीड कर लेते हो और उसकी जो हाईलाइट्स यानी कीवर्ड्स होती हैं कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होती है उसको आप कहीं ना कहीं हाईलाइटर से मार्क कर लेते हो तब आपका एक चैप्टर जाके कंप्लीट होता है। आपको यही चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी साल भर ताकि एनसीईआरटी को लास्ट में ना पढ़ना पड़े। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो पूरा चल रहा होगा और आप उससे ऑलरेडी फैमिलियर होगे तो लास्ट में आपको ग्रिप बनाना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। एमसीक्यू कब लगाने चाहिए बच्चों को, क्या करना चाहिए? सर एमसीक्यू का क्योंकि बोर्ड्स में भी ऐसा नहीं है कि बोर्ड्स में एमसीक्यू को अवॉइड किया गया है। बोर्ड्स में भी 20 मार्क्स के एमसीक्यू होते ही हैं। तो जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते हैं हमारी अप्रोच हमेशा ये होती है कि यार बोर्ड्स में जो 20 एमसीक्यूज आएंगे कहीं इसी टॉपिक से तो नहीं आ जाए। तो ओवरऑल जब आप कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर रहे हो तो आपको हर कॉन्सेप्ट को पढ़ते टाइम इतनी डिटेलिंग में जाना है कि इसी कॉन्सेप्ट से अगर एमसीक्यू बनते हैं तो मुझे बनने चाहिए। एंड अगर आप इस तरीके से अप्रोच से पढ़ते हो तो डेफिनेटली वो एमसीक्यू स्टार्टिंग से चलती है एंड क्योंकि आपके बोर्ड्स में फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म में प्री बोर्ड में हमेशा एमसीक्यू आने वाला है तो आप इसको मैं वही बोलूँगा सेम चीज़ की लास्ट में आके कि सीयूटी के लिए अलग से आपको बस ये कि आपको पुश करना है। यानी दिसंबर के बाद आपको एग्रेसिव होकर सिर्फ एमसीक्यूज करने जिसमें आप बहुत सारे मॉक टेस्ट लगा सकते हो जिसमें आप बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा सकते हो। बट आइडिया आपको एमसीक्यू का जो है वो स्टार्टिंग से होना चाहिए जुलाई और अगस्त से एंड वहीं से आप लोगों को एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी चाहिए। अच्छा, फाइनली एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको लेकर एनटीए को बेवफा माना गया है वो है इकोनॉमिक्स। बिल्कुल सर, है ना। या तो इकोनॉमिक्स एनटीए का ज़्यादा फेवरेट है या फिर जो सिलेबस सेट करते हैं उनका ज़्यादा फेवरेट है। तो इसमें क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिले हैं और इसको कैसे पढ़ना चाहिए? सर इकोनॉमिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली 2 स्ट्रीम में कवर होता है। कॉमर्स स्ट्रीम में भी होता है एंड ह्यूमैनिटीज़ में भी होगा। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं एंड उनके लिए कहीं ना कहीं अगर इसमें कुछ भी चेंजेस होता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है स्टूडेंट में क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस पर बात करने के लिए आ जाते हैं। एंड कंटिन्यूसली मैं 2022-23-24 की बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अनप्रेडिक्टेबल रही हैं एंड 2025 में तो आपको मैंने जैसे बताया था सारे बच्चों को पता ही ऑलरेडी कि बहुत बड़ा चेंज किया गया एंड एग्जामिनेशन से 2 महीने पहले इतना बड़ा चेंज करना जहाँ पर एक पूरा का पूरा सेक्शन ही चेंज कर दिया गया। सो ऑल दो अभी एज सच उन्होंने 2026 का जो सिलेबस प्रोवाइड किया हुआ है मतलब ऑल दो अभी ऑफिशियली नहीं आया बट जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें आपका सिलेबस ही अपने आप में टिपिकल है। यानी अगर हम माइक्रो के चैप्टर्स की बात करें तो माइक्रो में ही अपने आप में पूरा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर अवेलेबल है, चाहे वो डिमांड हो चाहे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो। और फिर मैक्रो हो तो मैक्रो अपने आप में बहुत लेंदी हो जाता है क्योंकि उसके अंदर नेशनल इनकम्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके ग्राफ, इसमें थ्योरी, इसमें प्रैक्टिकल, मतलब ऑल दो इकोनॉमिक्स का सिलेबस अपने आप में बहुत वास्ट है। एंड मुझे लगता है सर कि जो कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में जो इस बार 100% आने से बहुत बच्चों को रोकेगा वो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ही है। एंड ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है 2026 के स्टूडेंट्स के लिए कि आपको स्टार्टिंग से ही इकोनॉमिक्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा क्योंकि इस बार चैलेंजिंग और भी हो जाएगा सर क्योंकि बहुत सारे बोर्ड्स के अंदर जो है बच्चे जो होंगे आईडी और अपना मैक्रो पढ़ रहे होंगे एंड बहुत सारे बच्चे माइक्रो एंड मैक्रो पढ़ रहे होंगे। सो ऑल दो किसी एस्पिरेंट को हो सकता है तीनों चीज़ों कंप्लीट करके पहुंचना पड़ेगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज फैक्टर है जिसको स्टार्टिंग से सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि बोर्ड एग्जामिनेशन और सीयूटी एग्जामिनेशन दोनों की प्रिपरेशन बच्चा एक साथ करना चाहता है,
लेकिन बच्चे को इनके अंदर अंतर नहीं पता होता है। तो ऐसे क्या 3 मेजर डिफरेंसेस हैं जो इन दोनों एग्जाम के बीच में है? सो सर सेम चीज़ यहाँ पर है कि 2024 तक तो जो थॉट प्रोसेस था वो यही था कि लगभग सिमिलर चीज़ें हैं, बस हमें MCQs में प्रैक्टिस करना है, अगर कुछ नहीं होगा तो हम 10 क्वेश्चन हमारे पास स्किप करने के लिए ऑप्शन होगा। बट 2025 में ये ऑल्दो बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं एंड यहाँ पर अब आपको जो डिफरेंसेस हैं वो सीधा सीधा ये है कि अगर पहले हम बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे थे तो हमें ये सोचना होता था कि बोर्ड्स की रिक्वायरमेंट क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, बोर्ड्स के सैम्पल पेपर क्या है, तो ऑल्दो हम उसके हिसाब से प्रिपेयर करते थे और उसी बेसिस पे हम CUT दे देते थे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो वो हमारे पास स्किप करने का ऑप्शन होता था। बट इस बार क्योंकि अगर आपको 50 क्वेश्चन में 50 करने हैं, सारे कंपलसरी हैं अगर, तो वहाँ पर आपको NCERT की लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा। तो पहले तो NCERT का अपने आप में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है क्योंकि शायद बोर्ड्स में उतने डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आते, बट द थिंग इसके CUT में डेफिनेटली आएंगे। एंड दूसरा आपका होता है कि बोर्ड्स में आपको क्योंकि 3 आवर्स का पेपर होता है एंड आप उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड होते हो, साल भर आपने फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दिया होता है, तो आपको टाइमिंग को लेकर के ऐसा इश्यूज़ नहीं होते। मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के अंदर अकाउंटेंसी में बहुत बच्चों का पेपर छूटता है, बट द थिंग इसकी बाकी सब्जेक्ट में आप लोग फैमिलियर रहते हो कि मुझे टाइम तो कम नहीं पड़ेगा। बट इस बार CUT के अंदर टाइम फैक्टर देखने के लिए मिला। काफ़ी बच्चों का ऐसा था रिएक्शन कि सर एग्जाम आता तो था बट द थिंग इसकी टाइम कम पड़ गया, उसकी वजह से शायद हम दोबारा देख नहीं पाए, 5 क्वेश्चन तुम देख ही नहीं पाए, 5 क्वेश्चंस देख ही नहीं पाए या कुछ समथिंग। तो ऐसे बहुत से रीजन थे। तो टाइम पे आपको अपना अगर ग्रिप बनाना है तो ऑब्वियस बहुत सारे मॉक टेस्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अगर आप मॉक टेस्ट को अवॉइड करते हो देन डेफिनेटली टाइम को लेकर के आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल फेस करोगे। तीसरा होता है सर कि यहाँ पर कॉम्पिटिशन का, क्योंकि बोर्ड्स में हमें पता होता है कि हम फेल नहीं होने वाले, हम ऑल्दो 50% आ जाएंगे, 60% आ जाएंगे, 70% आ जाएंगे, कुछ ना कुछ NCERT से रिलेटेड लिखी आओगे तो हो जाएगा। ऑल्दो आ जाएगा, उसमें एक ये माइंडसेट नहीं होता है कि हमारा कुछ छूट रहा है या हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये एक कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस या आपको नर्वसनेस, ये जो नेगेटिव चीज़ें अपने अंदर होती हैं, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं CUT के अंदर आ जाती है, जिसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। आपका मेंटल स्टेट आपको लेकर के 100% वहाँ पे बैठना पड़ेगा, बिकॉज जहाँ पे आपको ये पता होता है कि या तो मेरा सिलेक्शन होगा या तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो अपने आप वहाँ पर आपकी बहुत सारी परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। तो इससे ओवरकम करने के लिए आपको इनिशियली स्टार्टिंग से ही अपने आप को रेडी करना पड़ेगा कि यार मुझे इस सेशन के एंड में एक ऐसा एग्जाम देना है जहाँ पे 10 से 12 लाख लोगों के साथ मुझे कंपटीशन में बैठना है। तो कहीं ना कहीं वो मेंटल स्टेट बनाना, डेवलप करना इनिशियल स्टेज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। तो दोस्तों आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा इस पॉडकास्ट के अंदर, काफ़ी सारी नई चीज़ें पता चल रही होंगी। और इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप चाहते हैं हमसे कनेक्ट होना, 1-on-1 काउंसलिंग लेना, या फिर कुछ और चीज़ों से रिलेटेड जानकारी आपको चाहिए CUT UG एग्जाम से संबंधित, तो आपको एक फॉर्म फिल करना चाहिए जिसका लिंक जो है पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन फील्ड में मिल जाएगा। हमारे काउंसलर्स, हमारे मेंटोर्स आपको कॉल बैक करेंगे विदिन 24 आवर्स। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस हमने मेहताब सर डिस्कस किए, उन्होंने काफ़ी अच्छे से जवाब दिए। इन केस अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम पॉडकास्ट करेंगे तो आपके क्वेश्चंस को हाईलाइट करेंगे। विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को। थैंक यू सो मच।